एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी कैटालिसिस के लिए एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और वो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। केमिकल कैटालिसिस आपने सुना हुआ है, केमिकल्स यूज करते हैं और केमिकल में वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर एंजाइम्स है 10 to about 20 to 30 टाइम्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मिलियंस ऑफ टाइम्स जो एक रिएक्शन होना है, आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप फौरी तौर पे वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। तो अगर विदाउट एंजाइम इफ यू इमेजिन द लाइफ देयर वुड बी नॉट अ सिंगल लिविंग ह्यूमन बीइंग और सिंगल ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब आप खाना खा के इधर आए और एकेडमी में पढ़े हुए हैं तो हो सकता है 200 साल में आते और डेफिनेटली दोबारा एनर्जी गेन करने के लिए उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, मतलब लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि विदाउट एंजाइम्स क्या थी। तो अल्लाह ताला ने ये एंजाइम्स बनाए हैं बॉडी के अंदर, ये फंक्शनिंग करते, जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं बेसिकली एनर्जी हार्नेस हो रही होती है। आपने जो खाना खाया उसमें से एटीपी बनाना है, तो एटीपी डेफिनेटली बनने के लिए हर स्टेप पे एंजाइम मौजूद है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं, जिन्होंने एनर्जी उसमें से हार्नेस करनी है, हार्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो एंजाइम्स लिख लेंगे दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट which are used to increase rate of reaction in biological systems which are used to enhance or increase rate of reaction in biological systems they generally raise rate of reaction ten raised to power 20 times किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन ये एनहांस कर देता है। Enzymes, they are protein in nature. और जनरली एंजाइम्स के नाम के एंड पे ASE आता है। जैसे रिडक्टेज है, एग्जांपल आ जाती है, रिडक्टेज है, जाइमेज, जर्नली ये यूज होते हैं ना पेप्सिन। मैंने वर्ड जो है वो केयरफुली यूज कर रहा हूँ। अब जर्नलाइजेशन हम इस तरह से नहीं कर सकते। ऑल एंजाइम आर नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि सिंपली प्रोटीन इन नेचर, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। तो रिडक्टेज जर्नलाइजेशन खास तौर पे जब आप साइंसेस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जर्नलाइजेशन डिफिकल्ट होती है। साइंसेस के अंदर आपकी जर्नलाइजेशन वो एक फैक्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि तमाम एंजाइम जो हैं उनके नाम के एंड पे ASE आता है। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनके नाम पे एंड पे ASE नहीं आता, या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी प्रोटीन नेचर नहीं होते। अच्छा, एंजाइम्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं जी। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इसे हम एंजाइम बोलते हैं। अब इसने जिसके ऊपर रिएक्शन करना है, मसलन फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है, उसके साथ इसने रिएक्शन करना है। पहले समझे, ये एक कंपाउंड A है, एक रिएक्शन था जिसमें एक कंपाउंड A रिएक्शन करके B और C बना देता है। कोई एक कंपाउंड है, केमिकल है, कोई रिएक्शन है जिसमें A ने B और C बनाना है, तो वो B और C जो A होगा वो बेसिकली सबस्ट्रेट कहलाएगा। सबस्ट्रेट जो एंजाइम है उसकी सरफेस के ऊपर आके उसने लगना है, और सरफेस के ऊपर आके लगना है उसने, और उसने
रिएक्शन करना है। रिएक्शन करने के बाद एंजाइम की शक्ल उसी तरह की रहती है। एंजाइम जो होते हैं वो चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। याद रखें कैटालिसिस जितनी भी होती है उसके अंदर कैटालिस्ट रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। वो गाल छाल को समझ लग रही कोई नहीं यार? वो मैं इसीलिए तो वो बता नहीं रहा, वो मनो भी पता नहीं लॉक एंड की मॉडल उसपे तो सर मुझे लास्ट वाला मॉडल है उसपे छाड़ो इस गल छाड़ दो। मसला ये कि मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि ठीक है एंजाइम पता चल जाए और उसकी फंक्शनिंग पता चल जाए। ये सारे मॉडल्स मुझे पता है जो आप बताएंगे, लेकिन मसला ये है कि हमने इधर ये बताना है कि जो कि बाकी ना को बर्दाश्त हो जाए, रोला ना पाए जाते। तो मैं कोई इतना सा मुनासिब सा कर रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा ज्यादा नहीं आप लोगों के साथ कर रहा कि आप एक्सट्रीम मैं रिएक्शन। मैंने इसीलिए लिपिड्स का स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, मैं ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनाता तो रोला बन जाना सीधे चंगा भला। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को इतनी लेवल तक करवा रहा हूँ कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो उधर से इतना हो कि आप उसके सारे कंपोनेंट्स की एक आधी डायग्राम आ जाए, कोई एक आधा फार्मूला आ जाए और बाकी आप लोग 1.5-2 पेजेस पे लिख लें। जी जी लिखें, लेकिन ये है कि आप वो एंजाइम क्वेश्चन की नेचर के हवाले से ना वो लिख देते हैं कि एंजाइम्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, या एंजाइम्स क्या और उनका फंक्शन बॉडी में क्या है और फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं। तो जब वो मॉडल पूछेगा तो डेफिनेटली आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन चांसेस ऐसे नहीं होते क्योंकि पास जो प्रैक्टिस है उसके अंदर कभी इसने पूछा नहीं इस तरह से। ठीक है, तो मॉडल्स वाली बात डेफिनेटली इधर कई स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको नहीं पता चलेगी, तो हम उन चीज़ों को स्किप कर देंगे। बाकी जिसको आता है वो फिर अपने उसके ऊपर करें लिहाज पे, अपनी जिम्मेदारी थे। ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंजाइम एक्ट करेगा इसके ऊपर। इधर देखें, ये एक रिएक्शन है, एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन कंप्लीट होकर 2 प्रोडक्ट्स बन गई हैं, तो इसको ए कहते हैं। ये नीचे एंजाइम है, एंजाइम आके इधर लगता है, इसका बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये इस जगह पे जहां पे आके लगता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, जब रिएक्शन हो जाना है तो एंजाइम उसी तरह से रहेगा, ठीक है, और 2 इसके कंपोनेंट्स वो अलग हो जाएंगे। बी और सी जो है वो 2 कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, बी प्लस सी, ये 2 कंपोनेंट्स अलग। फिर नेक्स्ट रिएक्शन के लिए एंजाइम तैयार हो जाता है और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। बस इतनी सी बात है कि उसने एक सरफेस प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके ऊपर आके लगना है उन्होंने और रिएक्शन होना है और इसने अपना पार्ट प्ले करना है, रिएक्शन को फास्ट करना है और उसके बाद प्रोडक्ट बन जा रही है। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की आप हेडिंग देंगे, उसके अंदर आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे। कुछ डेफिनेशन है, ये लिखे जरा। एक्टिव साइट लिखें। एक्टिव साइट इज द एरिया ऑन एंजाइम on enzyme where a substrate attach itself and a reaction takes place और सबस्ट्रेट क्या होता है? The substance which is to be processed by
enzymes during an enzymatic reaction is called substrate. और कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम क्या है? एक में थी कोफैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिखें कोफैक्टर। Cofactor is the non-protein part of enzyme is called cofactor. Non-protein part of enzyme is called cofactor. Non-protein part of enzyme is called cofactor. और एपोएंजाइम क्या है? Protein part of enzyme is called apoenzyme. फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इसकी एक्टिविटी को? फैक्टर्स इसके इफेक्ट कौन कौन से करते हैं? इसके अंदर फैक्टर इफेक्ट करता है जी टेम्परेचर, पीएच है, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिसके ऊपर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है एंजाइम्स का। इसके ऊपर ये मैक्सिमम वर्क करता है। तो टेम्परेचर के साथ वैसे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर 36 पे है, 35 पे टेम्परेचर है तो उसकी एक्टिविटी कम होगी, थोड़ा सा एनहांस करेंगे, 37 तक मैक्सिमम होगी, फिर आगे डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो सीवियर कंडीशन होती है, जो बुखार की कंडीशन होती है, उसके ऊपर एंजाइम डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप बॉडी सफ़र करती है एंड इट मे लेड टू द डेथ विद अदर मैनी कॉजेस। तो पीएच क्या होती है? पीएच बेसिकली उसकी एसिडिटी का मेजरमेंट है। तो हर एंजाइम की अपनी पीएच है जिसके ऊपर वो वर्क करता है। एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर वो वर्क करता है। तो ऑप्टिमम पीएच मसलन एक एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, ये तकरीबन 8 पीएच के ऊपर काम करता है बेसिक मीडियम के अंदर। मुंह के अंदर जो स्लाइवा है तो इसके अंदर आप जैसे ब्रेड है या बिस्किट वगैरह खाते हैं तो स्लाइवरी अमाइलेज जनरली इसकी उधर ही डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसकी जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन है, बेसिक मीडियम होता है, 8 के करीब इसकी पीएच होती है। जो पेप्सिन एंजाइम है मैदे के अंदर होता है उसकी पीएच है, पेप्सिन इसकी तकरीबन एसिडिक मीडियम में होता है, तकरीबन 3 पीएच के राउंड अबाउट ये वर्क कर रहा होता है। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये बेसिक मीडियम में काम करता है। और एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ इसकी एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन
of enzyme increases rate of reaction. Enzyme activity.